रात की गहराई में कभी कभी कुछ ऐसा छिपा होता है जो ना इंसान समझ सकता है न विज्ञान। यह कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां हर पूर्णिमा की रात कुछ भयानक होता है। और इस बार उस रहस्य की तह तक जाने वाला एक नौजवान है, अशोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरौली में सब कुछ साधारण लगता था। हल चलाते किसान, मिट्टी की पगडंडियां, मंदिर से आती घंटियों की आवाज और शाम को जलती ढिबरियों की लौ। लेकिन इस गांव के बारे में एक बात और थी जिसे लोग खुलकर नहीं कहते थे, पर हर चेहरा उसकी झलक लिए घूमता था। चुप्पा डर। हर महीने की पूर्णिमा की रात गांव के बाहर वाले खेतों में अजीब आवाजें आती थीं। कभी जानवरों की दर्द भरी चीखें, कभी बच्चों की हंसी जैसी कोई कर्कश गूंज, और सुबह खेतों में मरी हुई मुर्गियां, गायें और कभी कभी इंसानों की लाशें तक मिलती थीं। लोग कहते थे, वो शाप है साहब, चांदनी रात का शाप। बुजुर्गों की माने तो आज से 50 साल पहले गांव की एक औरत, चंदा, को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो औरत डायन थी, लोगों की आत्माएं खींच लेती थी, खासकर उन बच्चों की जिनका जन्म पूर्णिमा को हुआ हो। उसके जलते हुए शरीर ने जब आखिरी बार चिल्लाकर शाप दिया तो चंद्रमा ने अपनी चांदनी में वो चीख कैद कर ली। अब हर पूर्णिमा की रात जब वही चांदनी उस खेत पर पड़ती है, चंदा लौट आती है। गांव वालों ने एक नियम बना लिया था, पूर्णिमा की रात सूरज ढलने से पहले घर के दरवाजे बंद कर लो, दिए मत जलाओ, मंदिर की घंटी मत बजाओ, और सबसे जरूरी, खेतों की ओर मत जाओ। पर जो डर सबको पीछे हटाता था, वही डर किसी को आगे भी ले जाता है। अशोक 27 साल का, शहर में रहने वाला इंजीनियर। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह वर्षों बाद अपने पैतृक गांव बिसरौली लौटा था। शहर की नौकरी में सब कुछ था, पैसे, शोहरत, आराम। लेकिन कुछ महीनों से उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। हर रात उसे एक सपना आता था, वह अकेला खेत में खड़ा है और कोई लंबी, झुलसी हुई, सफेद बालों वाली औरत उसके पीछे खड़ी है। हर बार वो मुड़ता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसके सपने इतने असली लगते कि एक दिन वो खुद को रोक न पाया। उसने तय किया कि अब वो अपने गांव जाएगा और इन सपनों की सच्चाई को सामने लाएगा। ये बस सपना नहीं हो सकता, उसने कहा, कुछ है जो मुझे बुला रहा है। अशोक जब गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चौंक गए। अरे, तिवारी का बेटा लौटा है, शहर से आया है, अब शायद खेत बिकवाएगा, पगला गया है शायद, पूर्णिमा के 3 दिन पहले आ रहा है। अशोक ने सबसे पहले अपने पुराने घर का दरवाजा खोला। लकड़ी की सीलन भरी दीवारें, धूल से ढकी जमीन और कोनों में मकड़ी के जाले। लेकिन कुछ तो था जो उसे वहां चैन दे रहा था, मानो वो जगह उसे पहचानती हो। शाम को जब वो गांव की पगडंडियों पर चला तो बूढ़ा हरिहर पांडे मिला। बेटा, यहां क्या करने आया है? तू शहर का लड़का है, गांव की चीजों से दूर रह, यहां अब कुछ नहीं बचा। बाबा, अशोक बोला, क्या आपको चंदा वाली कहानी याद है? पांडे जी का चेहरा जर्द पड़ गया। क्यों पूछता है? कौन सी रात देखी है? मैं जानना चाहता हूं कि वो शाप असली है या कहानी। हरिहर बाबा ने कांपती आवाज में सिर्फ एक बात कही, कहानियां जो बहुत बार दोहराई जाए वो एक न एक दिन सच बन जाती हैं। अशोक ने उसी रात अपने पुराने घर में एक किताब खोज निकाली। पुरानी, फटी हुई, उस पर नाम लिखा था, चंदा जो लौटी है। और तभी हवा चलने लगी। दीवार की दरार से आवाज आई, अशोक, तू आ गया। अशोक उस रात अपने पुराने मकान में अकेला बैठा था। हाथ में वही पुरानी किताब थी, चंदा जो लौटी है। धूल और दीमकों से भरी किताब की पन्नियां फड़फड़ा रही थी, जैसे हवा में कुछ बेचैन हो। बाहर पेड़ की शाखाएं दीवार से टकरा रही थीं और गांव का अजीब सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था। उसने पहला पन्ना खोला। पूर्णिमा की रात, जब चांद का उजाला सफेद नहीं नीला हो जाए, तब समझो वह लौट आई है। वह जो मरी नहीं, जो जलते हुए भी जीती रही। अशोक ने किताब पढ़नी शुरू की और हर पन्ना उसे उस घटना के और करीब ले जा रहा था
जिसकी सच्चाई को कोई गांव वाला अब बोलता भी नहीं था। कहानी के मुताबिक चंदा बहुत सुंदर थी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी शादी हुई थी रघुवीर सिंह से, जमींदार का बेटा। लेकिन लोग कहते थे कि चंदा की आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई अनजाना डर, कोई छुपा हुआ रहस्य। शादी के कुछ ही महीनों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायों का दूध सूख जाना, छोटे बच्चों का बीमार हो जाना, कुएं में काला पानी उतरना। लोगों ने कहा, डायन है वो, औरत नहीं बला है। और एक रात रघुवीर ने गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे खेत में बांध दिया और आग लगा दी। चंदा चीखी चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी और हर उस आत्मा को ले जाऊंगी जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी। उस रात चांद पूरा था और उजाला नीला। किताब पढ़ते पढ़ते अशोक को अपने बचपन के कुछ धुंधले दृश्य याद आने लगे। एक औरत की फटी फटी आवाज जो उसके नाम से उसे पुकारती थी। एक खेत जहां उसे जाने से मना किया गया था। एक बार दादी ने कहा था, अशोक बेटा, तू पूर्णिमा को मत निकलाकर बाहर, तुझे चंदा पहचानती है। तब मैं सिर्फ 6 साल का था। अशोक बड़बड़ाया, पर दादी ने कभी वजह नहीं बताई। अब उसे लगने लगा कि शायद यह शाप सिर्फ गांव का नहीं, उसके परिवार से भी जुड़ा हुआ था। अशोक ने जैसे ही किताब बंद की, दरवाजा खुद ब खुद छर्र करके खुल गया। बाहर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन हल्की सी सरसराहट हवा में गूंज रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, कुत्ते भौंकने लगे और तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, तू वापस क्यों आया अशोक? वो पलटा, कोई नहीं था। उसका बदन पसीने से भीग गया। उसने खिड़की बंद की, दरवाजा लॉक किया और किताब को पलंग के नीचे छिपा दिया। सुबह होते ही अशोक ने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलने का मन बनाया। पंडित जगन्नाथ, 70 साल के बूढ़े लेकिन तेज नजर वाले इंसान, जिनका मानना था कि हर शाप का कोई मूल है और हर आत्मा का कोई उद्देश्य। पंडित जी, चंदा के बारे में आपको क्या पता है? पंडित जी चुप हो गए, आंखें बंद की और कहा, तू वही लड़का है ना जिसकी मां ने चंदा के खेत के पास जन्म दिया था? अशोक चौंक गया। मां ने? पर मुझे तो अस्पताल में जन्मा बताया गया था। तेरी मां गर्भवती थी। पूर्णिमा की रात अचानक दर्द उठा और वो खेतों के बीच फंस गई। कोई मदद नहीं मिली। वहीं उसने तुझे जन्म दिया। और तभी एक औरत वहां खड़ी थी जो बस देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अशोक की सांसें थम गईं। तू चंदा की निशानी है बेटा, पंडित ने कहा। तू उसके शाप से जुड़ा हुआ है और शायद इसलिए उसे तेरा इंतजार है। अशोक के मन में अब कोई शक नहीं था। वह इस शाप से जुड़ा हुआ है। उसके जन्म, उसके सपनों और चंदा की चीखों में कोई ऐसा रिश्ता था जिसे समझना जरूरी हो गया था। और इस खोज का अगला पड़ाव था चंदा की जली हुई हवेली, जिसे गांव वाले अब शापित कोठी कहते थे। गांव वालों से उस हवेली के बारे में पूछना बेकार था। कोई मुंह नहीं खोलता। जो थोड़ा बोला उसने सिर्फ एक बात कही, वहां हवा भी सांस लेने से डरती है। अशोक ने तय किया कि वो दोपहर में जाएगा, अकेला। उसने अपने पास एक टॉर्च, एक कैमरा और वही किताब रखी जो उसने पिछली रात पढ़ी थी। गांव से 3 किलोमीटर दूर गन्नों के खेत के बीच एक टूटी फूटी पगडंडी उसे उस जगह की ओर ले गई। रास्ते में हर कदम पर पेड़ ऐसे झुके हुए लगते थे जैसे किसी बोझ से दबे हों। हवाओं में अजीब सी गर्मी थी, पर अंधेरे की ठंडक ने सब कुछ जकड़ रखा था। और फिर वो दिखी, पुरानी हवेली, टूटी हुई दीवारें, अंदर घुसी हुई छत और खिड़कियां जो अब आंखों की तरह दिखती थीं, सूनी, गहरी और घात लगाए। अशोक जैसे ही भीतर गया, एक भारी सी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो। कमरे की दीवारों पर राख जमी थी। एक कोना अभी भी जला हुआ था। वहां लकड़ी की कुछ सलाखें पड़ी थीं जो आधी राख आधी काली थीं। वही जगह थी जहां चंदा को बांधकर जलाया गया था। अचानक पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! और तभी एक सिसकी सुनाई दी। क्यों लौट आया अशोक? वो डर के मारे पलटा। कुछ नहीं था। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, IR मोड में, और तभी उसे दीवार पर एक हाथ का काला निशान दिखा, जो कैमरे में तो था लेकिन असल में नहीं दिख रहा था। उसने किताब का एक पन्ना खोला। जब हवेली की राख से बदबू ना आए, समझो वह वहां है
जब कोई आवाज तुम्हारे नाम से पुकारे, जवाब मत देना। और सबसे जरूरी, अगर कोई तुम्हारी मां की आवाज में बात करे तो मत बहकना। अशोक की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। और तभी, अशोक बेटा, इधर आओ। वही आवाज, बिल्कुल मां जैसी, लेकिन मां तो मर चुकी थी। बेटा, तुम डर गए क्या? अब आवाज और करीब आ रही थी। अशोक पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। एक ईंट सरकी और नीचे की जमीन धंस गई। वो जमीन के नीचे गिर गया, धूल और राख के बीच। और वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने खोला। भीतर एक ताबीज, एक फोटो और एक अजली डायरी थी। फोटो में उसकी मां थी, लेकिन साथ में एक और औरत, चंदा। डायरी में आखिरी पंक्तियां थीं। मैंने चंदा को बचाने की कोशिश की थी। वो मेरी बहन थी, पर मैंने उसका शाप भी अपने बेटे को दे दिया। अशोक अब समझ गया। चंदा उसकी मासी थी। उसकी मां ने उस रात उसे खेतों में जन्म दिया ताकि उसकी जान बच सके। पर चंदा की आत्मा ने तभी उसकी मां से वादा लिया था, ये बच्चा एक दिन मेरी कहानी को पूरा करेगा और मुझे मुक्ति देगा। शाम ढल चुकी थी। चांद फिर से पूर्णिमा का हो चला था और उसकी रोशनी इस बार नीली थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, दरारों में नीम की डलियां रख रहे थे और अपने बच्चों को झूठ बोलकर सुला रहे थे कि सब ठीक है। लेकिन वो जान चुके थे, वो लौट आई है। गांव की सबसे बूढ़ी औरत, लक्ष्मी काकी, जो कभी चंदा की पड़ोसन रही थी, अकेली झोपड़ी में रहती थी। उस रात काकी अपनी खाट पर बैठी भजन सुन रही थी। तभी बाहर से एक आवाज आई, काकी, पानी दो। एक औरत की धीमी, कराहती आवाज। काकी कांपते हुए उठी, लकड़ी का दरवाजा खोला और सामने अंधेरा ही अंधेरा था। कौन है? काकी बोली। तभी कोई उनके पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा, एक भयानक चेहरा, सफेद, बिना पलकें झपकाए देखती हुई, जलती हुई आंखें और एक मुस्कुराहट जो सीधे हड्डियों तक डर बसा दे। तू तो मेरे सामने थी जब मुझे जलाया गया था, अब तेरी बारी है। अगली सुबह काकी की लाश मिली, मुंह खुला हुआ, आंखें बाहर निकलीं और दिल ऐसा जला हुआ जैसे किसी ने भीतर से आग लगाई हो। अशोक को रात भर नींद नहीं आई। उसने सपना देखा, वो गांव के कुएं में झांक रहा है और कुएं के पानी में उसकी मां उसे बुला रही है, लेकिन उसके चेहरे की जगह चंदा का चेहरा था। अशोक ने जैसे ही आंख खोली, उसकी हथेली में किसी ने कुछ खुरचा था। 3 नाम, लक्ष्मी, गोविंद और पंडित जगन्नाथ। उसने समझा, ये अगले शिकार हैं। अशोक भागता हुआ मंदिर गया। पंडित जी ने उसे देखते ही कहा, वो शुरू कर चुकी है, तुझे अब जल्दी करना होगा। क्या? अशोक हांफते हुए बोला। पंडित ने एक लोहे की ताबीज दी। तू जब भी हवेली में दोबारा जाए, इसे पहनकर जाना और याद रख, अगर वो तेरे मां के नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। गोविंद, जो उस जमाने में जमींदार का नौकर था और चंदा को बांधने में मदद की थी, आज गांव का शराबी बन चुका था। उसने अक्सर लोगों से कहा था, मैंने जो किया सही किया। वो औरत पागल थी। उस रात वो शराब के नशे में गांव के कुएं के पास बैठा था और वहां से किसी ने फिर वही आवाज दी, गोविंद। उसने इधर उधर देखा, फिर हंसकर बोला, कौन चंदा, लौट आई क्या? तभी उसके कान के पास किसी ने फूंक मारी, तेरे लिए मैं कभी गई ही नहीं। अगली सुबह गोविंद की लाश कुएं के पास पड़ी थी, मुंह झुलसा हुआ और दोनों कान पूरी तरह काले। अब सिर्फ एक नाम बचा था, पंडित जगन्नाथ। अशोक भागकर मंदिर पहुंचा, लेकिन मंदिर का दरवाजा टूटा पड़ा था। दीवारों पर राख और धुएं के निशान थे। मंदिर के अंदर पूजा की जगह पर एक पुरानी लाल चुनरी जली हुई पड़ी थी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब तू बचा है अशोक। अशोक ने तय किया, वो फिर से हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वो भागेगा नहीं, वो सामना करेगा। उसने पंडित की दी हुई ताबीज पहनी, किताब और एक रुद्राक्ष की माला ली और निकल पड़ा। रात के ठीक 12 बजे, जब गांव की हर रोशनी बुझ चुकी थी और केवल नीली चांदनी ही जमीन पर थी, अशोक फिर से उसी पगडंडी से होकर पुरानी हवेली की ओर चला। हर कदम के साथ हवा और भारी हो रही थी, जैसे पृथ्वी भी उसके कदम रोकना चाहती हो। पेड़ों से गिरती पत्तियां अचानक रुक गईं। सन्नाटा इतना गहरा कि उसके खुद के दिल की धड़कनें भी उसे तेज सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा इस बार अपने आप खुला पड़ा था
जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे वहीं जली हुई दीवारें दिखीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब हवेली में धूप और राख की खुशबू नहीं थी, बल्कि चंदन, गुलाब और कहीं कहीं खून की गंध मिली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें किसी और समय का प्रतिबिंब झलक रहा था। अशोक जैसे ही उस दर्पण के पास गया, उसने उसमें जो देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। अतीत। हवेली वैसी नहीं थी जैसी अब है, बल्कि पूरी बनी हुई, सुंदर, दियों से सजी, और बीच में खड़ी थी एक जवान चंदा, मुस्कुराती हुई। फिर उसी दर्पण में उसने देखा गांव वाले कैसे उसे जंजीरों से बांधते हैं, कैसे रघुवीर उसके माथे पर सिंदूर की जगह राख मलता है, और कैसे हवेली के बीचों बीच उसे जिंदा जला दिया जाता है। अशोक ने चीख मारी, बस करो। दर्पण टूट गया और उसी पल हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा स्याह हो गई और चंदा राख में से बनी एक आकृति के रूप में जलते हुए आंसुओं के साथ सामने खड़ी थी। तू आया। आखिरकार। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा, एक अधूरी चाहत। तू जानता है कि मैं कौन हूं, है ना? उसने पूछा। अशोक ने कहा, मां की बहन, मेरी मासी, जिसे जिंदा जला दिया गया और जिसने अपनी आखिरी सांस में कहा था, मैं लौटूंगी। फिर तू जानता है कि तुझे क्या करना है? चंदा ने कहा, और अपनी राख से एक अग्निकुंड बन गया हवेली के बीचों बीच। इस आग में उतर जा अशोक, या मुझे हमेशा के लिए जीवित रख। अशोक कांप गया। उसने ताबीज छुआ और एक पल को सब थम गया। तभी उसकी मां की आवाज आई, बेटा मत जाना। पर उसे याद था, अगर वो तेरी मां की आवाज में पुकारे तो मत बहकना। उसने आंखें बंद की और दहाड़ कर बोला, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, पर अपने प्राण नहीं दूंगा। उसने तावीज निकालकर हवेली के फर्श पर पटका और किताब की अंतिम पंक्तियां दोहराई। जिस दिन अग्नि को न्याय मिलेगा, उसी दिन आत्मा को मुक्ति। राख से पुनर्जन्म तभी होता है जब कोई उसे सच्चाई से स्वीकार करे। हवेली की दीवारें टूटने लगी। चंदा चीखी, अशो, ओ ओ ओ ख। पर उसकी चीख अब आह में बदल रही थी। उसकी आंखों में पहली बार शांति आई थी। वो हवा में घुल गई और बस एक सुगंध छोड़ गई। अगली सुबह गांव में पहली बार सच्ची शांति थी। कुएं का पानी साफ था, बच्चे हंस रहे थे और मंदिर की घंटियां फिर से बजीं। अशोक अब चुपचाप अपने घर में बैठा था। किताब अब पूरी जल चुकी थी, पर उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, बस संतोष। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवेली अब एक ढही हुई इमारत थी। लक्ष्मी काकी, गोविंद और पंडित जगन्नाथ की मौत के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था। न ही किसी ने पुलिस को बुलाया। गांव वालों ने मान लिया था, कुछ चीजें बस झेलनी होती हैं, समझनी नहीं। अशोक अब अकेला नहीं दिखता था, लेकिन बहुत चुप हो गया था। वो न तो किसी से बात करता था, न गांव के बाहर जाता था। हर सुबह मंदिर में बैठता था और एक ही मंत्र दोहराता, AUM भूत प्रेतात्मन्यय नमः। पर हर रात उसे नींद नहीं आती। कुछ हफ्तों बाद अशोक ने देखा एक सपना फिर से। इस बार वो हवेली में नहीं था, बल्कि एक बंद कमरे में था, जिसकी दीवारों पर खून से लिखा था, मैं अब तेरे भीतर हूं। एक कोने में एक झूला था जिसमें चंदा बैठी थी, पर चेहरा उसका अशोक का ही था। वो हंस रही थी। अब तुझे पता चलेगा झलकर कैसा लगता है। अशोक ने जो रुद्राक्ष माला पंडित से ली थी, अब वो काली पड़ चुकी थी। वो जब भी ध्यान लगाता, उसे अपनी छाती के भीतर किसी और की सांसें महसूस होती। शरीर उसका था, पर कभी कभी आवाज किसी और की निकलती थी, मां की, चंदा की, या कभी कभी किसी अनजान औरत की, जो केवल फुसफुसाती थी, तेरा शरीर अब मेरा है। अशोक को अपनी मां की पुरानी संदूक से एक और पन्ना मिला, जो पहले कभी दिखा नहीं था। उसमें लिखा था, चंदा को मुक्ति देने वाला कभी मुक्त नहीं होता। वो जिस्म छोड़ सकती है, पर खून में घुल जाती है। अशोक समझ गया, शाप टूटा नहीं था, बस रूप बदल गया था। गांव की एक औरत, सुधा, एक दिन अपने बच्चे को लेकर अशोक के पास आई। बाबा, ये बच्चा हर रात चिल्लाता है, कहता है चंदा चाची आई थी, मुझे गोदी में लिया था और बोली मैं तेरे जैसा बनूंगा। अशोक सिहर गया। उसने बच्चे की आंखों में देखा और एक पल के लिए उनमें नीली आग चमकी। अशोक अब जान चुका था, शाप हवेली में नहीं था,
वो अब शरीर दर शरीर चलता रहेगा। चंदा को जलाकर मारा गया था, लेकिन उसकी पीड़ा आग की तरह फैल गई थी। अब वो वंश में बहती थी। हवेली की राख अब हवाओं में थी, और अशोक अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, एक दरवाजा बन गया था, एक रास्ता जिससे चंदा और आगे बढ़ेगी। गांव में फिर से एक बच्चा खो गया। कुएं के पास उसकी चप्पल मिली, और दीवार पर एक राख से लिखा गया शब्द, होके शाप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अगली सांस की तलाश करता है।